करते हुए इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम मंच का रुख कर लेते हैं। कौशल किशोर इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। 5 लाख तक के कुछ लोगों ने नहीं लागू किया अपने यहाँ। तो ये डबल इंजन की सरकार में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से फलीभूत होती है। इसलिए योगी जी की सरकार में करीब 45 लाख आवास पूरे प्रदेश में मिले, लोगों को मिल गए, लेकिन उसके पहले लोगों को नहीं मिले थे। इसलिए कि उस योजनाओं को चाहते तो लगा सकते थे, तो अगर लागू करते तो निश्चित तरीके से बेनिफिट मिलता, प्रदेश सरकार को भी मिलता और केंद्र में भी जिसकी सरकार होती वो भी होता, दोनों को इसका लाभ मिलता। क्योंकि हर योजना को जमीन पर उतारने का काम प्रदेश सरकार ही ज्यादातर करती है। तो डबल इंजन की सरकार से इसका बेनिफिट है और इसका फायदा है। एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ी समस्या भी है रोजगार। तो रोजगार को देने के लिए क्या आप लोगों के पास योजनाएं हैं, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के नए अवसर किस तरह से आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में नए रोजगार के अवसर हैं? क्योंकि कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी उत्तर प्रदेश और खास तौर पर केंद्र सरकार के लिए। देखिए, इसको समझ लें अगर सही तरीके से हम लोग, तो केंद्र सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिए कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया पहली बार। उसमें लोगों को कुशल बनाना, ट्रेनिंग देना और फिर उनको रोजगार भी उपलब्ध कराना। कई सेंटर हमारे लखनऊ में भी खुले हुए। उसके लिए लोगों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना, 50,000 तक के लोगों को उसे बगैर गारंटी का लोन, 50,000 से 10 लाख तक बगैर गारंटी का लोन और व्यापार कर सकते हैं। एक स्टैंड अप योजना लागू की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 अप्रैल 2016 को, जिसके तहत प्रत्येक बैंक से एक महिला को, वो किसी वर्ग की हो, और एक शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का, ये 2 तबकों को कमजोर मान करके किया उन्होंने। प्रत्येक बैंक से 2 लोगों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देकर के उन्हें उद्यमी बनाना। पूरे देश में 1.25 लाख से ज्यादा बैंक की ब्रांचें हैं, यानी हर बैंक से 2 लोग उद्यमी बने, वो लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, महिलाएं यानी 1.25 लाख महिलाएं और 1.25 लाख शेड्यूल कास्ट, करीब 2.5 लाख लोग जो बड़े उद्यमियों के पीछे ही सही खड़े हो जाने वाले लोग हैं। अब इनको उद्यमी ये बने, इनको लोन मिले, 1 करोड़ तक लोन लेने का है, 10 लाख से 1 करोड़ तक। तो जब ये करेंगे तो मिनिमम 10 लोगों को उस काम पे लगाना ही पड़ेगा जी। तो 2.5 लाख उद्यमी बने और उसमें 10 लोगों को लगाए तो 25 लाख लोगों को काम मिल गया। इसमें बहुत से बैंक के लोगों ने इस योजना को धीरे स्लो किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका टाइम बढ़ा करके 2023 कर दिया जी। तो पूरे देश के लोगों को रोजगार देने का, अभी सरकारी नौकरी में प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख लोगों के लिए घोषणा किया। पहले चरण में 75,000 लोगों को दे दिया। आज पूरे देश में 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जहां मैं भी अभी लखनऊ में CRPF कैंप में जी लोगों को बांट करके आया हूं। तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी इस तरह भी देने का काम। रोजगार में जैसे कि महिलाएं या कुछ लोग भी उद्यान विभाग से काम करें, तो 2 लाख रुपए तक अगर लोन लेंगे तो 1 लाख रुपए की छूट है। मुरब्बा बनाना, जैम बनाना या खाने पीने की चीजें बनाना, कुछ भी बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोलना। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, यानी जो स्थानीय उत्पाद हैं उसका उपयोग भी करें और वो उत्पादन भी ज्यादा हो। तो इसके लिए हर गांव में इंडस्ट्री खोली जा सकती है। तो जैसे लखनऊ में ही मैं तय कर रहा हूं इसको, प्रथम चरण में प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम एक छोटी मोटी इंडस्ट्री हर गांव में एक व्यक्ति स्थापित हो जाए। 912 हमारे यहाँ गांव पंचायतें हैं, वो रेवेन्यू गांव हैं, और टारगेट में हम लोगों का, हमारा कम से कम व्यक्तिगत इसको टारगेट बना के चल रहा है जिला प्रशासन से मिल करके कि 1 से शुरू करें और 10 तक कम से कम ले जाएं। तो 10,000 लोगों को लगभग इंडस्ट्री छोटी छोटी हो जाएगी। उससे लोग 2-4 लोग उसमें काम, परिवार ही लगेगा, तो इन सारे लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। तो रोजगार के संसाधन
सरकार उपलब्ध करा रही है। सवाल यह है कि काम करने वालों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जिनके घर में ये बता दिया गया कि भैया हमारा पढ़ करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, सरकारी नौकरी करेगा, और नहीं मिल पा रही, तो उसका माइंड सेट है पहले नौकरी के लिए, इसलिए वो संविदा पर भी काम ढूंढता कि 5,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 8,000 मिल जाए, वो काम करना चाहता है। लेकिन बिजनेस के जरिए वो 20,000, 25,000 और 50,000 नहीं पैदा करना चाहता। उसको लगता कि हमारी इसमें बेइज्जती होगी। तो ये चीज जो है, जो भावना है, वो थोड़ा सा गलत पैदा हुई है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी ऐसे लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, उनके परिवारजनों से और टीचर्स से जहां पढ़ते हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि बच्चों के अंदर ये भाव पैदा करें कि पढ़ना लिखना इसलिए अच्छा है कि अगर खेती भी करना है तो बेहतर कर सके, अगर व्यापार करना चाहते हैं तो पढ़े लिखे होंगे तो अच्छा व्यापार करेंगे। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो भावना लोगों ने घर में पैदा करते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये भावना खत्म होनी चाहिए। इससे अनएम्प्लॉयमेंट में भी कमी आएगी। मेरा एक सवाल है, जिस विभाग को आप देखते हैं उसमें गरीबों को आवास देने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गरीब जिनके पास आवास नहीं है, जो कई सालों से अर्जियां, कहीं भी जगह देखी अर्जियां लगा रखी, लेकिन उनकी भी अर्जियां सुनी नहीं गई हैं, उनको आशा है। तो कोई नई योजना लेके आ रहे हैं इस तरह की, जो गरीब हैं उनको आवास मिले? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में पहले दिन ही बोला था जी कि सन 2022 तक हम चाहते हैं कि इस देश के अंतिम व्यक्ति के पास अपना उसमें निजी आवास हो। उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना बनाई। ग्रामीण आवास योजना में 1,20,000 आवास का, शौचालय नहीं तो 12,000 का शौचालय, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी। शहरी क्षेत्र में कुछ आवास बनाए गए, लोगों के अलॉट किए गए, और अगर किसी के पास भूखंड है तो उसे 2.5 लाख रुपए। अब तक के 31 मार्च 2022 तक पूरा करना था। 31 मार्च 2022 तक हमारे विभाग, शहरी विभाग में 1,12,00,000 आवेदन आए थे। 1,12,00,000 लोगों को आवास मंजूर कर दिए गए। अभी उसके बाद फिर डिमांड बढ़ी तो अब 1,23,00,000 लोगों को आवास मंजूर कर दिए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए 2 साल और बढ़ा दिया जी, इस स्कीम को 2024 तक कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों से कहना चाहता हूं कि ये डिमांड के आधार पर आवास दिए गए। डिमांड लोगों ने नहीं की। अर्जी कहां लगाई, कहां गई, जितनी अर्जियां गई उनकी जांच हुई, पात्र पाए गए, उनको दे दिया गया। कुछ लोगों ने बीच में कह दिया कि नहीं इतने ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। इस तरह की भी गलतफहमी लोगों में पैदा हुई। कई अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं ये टारगेट, हमने कहा टारगेट नहीं तय करना। प्रधानमंत्री जी की योजना हाउस फॉर ऑल, सबके लिए आवास जो लोग पात्र हैं, वो सूची बन करके जानी चाहिए थी कि इतने लोगों की डिमांड है। ये मशीनरी का काम है, सरकारी मशीनरी का करना चाहिए था। उसमें कहीं हीला हवाली रही जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में 45 लाख आवास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मिले, लोगों को दिए जा चुके हैं पूरे प्रदेश में। अच्छा, अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी के लिए तमाम प्लानिंग चल रही है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी के रूप में कितने आपको लगता है डिस्ट्रिक्ट्स जो है चुने हैं, और आगे की योजनाएं भी हैं कि स्मार्ट सिटी डेवलप करें? देखिए, पूरे देश में ये योजना 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया था। 3 साल पूरे देश में उनको चुनने में लगे, अलग अलग उससे करके स्मार्ट सिटी चुनने थे। एक पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी, एक शहर का एक पार्ट को स्मार्ट बनाना था। ऐसे 100 शहर पूरे देश में चुने गए, जिसमें उत्तर प्रदेश में 10 चुने गए। उनको पूरी तरीके से मॉडल के रूप में विकसित करना था कि वो मॉडल के रूप में सारी सुविधाएं वहां पर हों, सीवर लाइन भी हो, सड़क भी हो, एटीएम हेल्थ कार्ड हो, कूड़ा भी उड़ता हो, पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी वो बने ताकि उससे सीख करके लोग आगे उसको बनाने का काम करें। तो स्मार्ट सिटी पे काम हो रहा। अभी थोड़ा सा उसमें लेट हुआ, चूंकि 18 तक के उनका चयन हो पाए, तो 2023 तक ये स्मार्ट सिटी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अगर बात करें
उत्तर प्रदेश में, तो वो स्लो चल रही है। तो उसकी भी कुछ योजना है, क्योंकि रियल एस्टेट से भी जुड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो वो भी जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री के लिए, कुछ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कुछ काम कर रही है सरकार। देखिए, हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा लोगों को कई योजनाएं दी गई। ये तो हाउस फॉर ऑल वाली भी योजना है, और जो प्रवासी मजदूर आते हैं वो प्राइवेट बिल्डर्स को ये दी गई है। इस पे अभी शायद लोगों ने काम शुरू किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन एक योजना है जिसके तहत जो प्रवासी मजदूर आते आके टिक गए यहाँ, तो आप देखे होंगे रात में निकलेंगे सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोते हुए वो मजदूर मिलते हैं। उनके लिए है कि आप मकान बनाएं, अपनी जमीन है उससे बना लें, या सरकार से कॉन्ट्रैक्ट करें, अगर सरकार होगी तो जमीन देगी। मकान बना करके उनको 25 साल तक आप किराए पर दे सकते हैं। अच्छा। और अपना जो रेट किराया तय होगा उसमें 8% आप पहले चरण में किराया और दूसरे चरण में कुल मिला के 25% ही 25 साल में बढ़ा सकते हैं। ऐसे उन मजदूरों को आवास में मतलब प्रवास भी मिल जाएगा 25 साल के लिए, और बिल्डर्स भी अपना काम करेंगे। वो पैसा उन्हीं को मिलेगा जो बिल्डर्स, उन्हीं को पता चला, उन्हीं को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है। दूसरा ये है कि प्राइवेट बिल्डर्स जो है अपने आप काम अच्छे कर सकते उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, उनको भी आवास उपलब्ध कराने के लिए कर सकते हैं, मार्केट उनके लिए अच्छी बना सकते हैं। तो इस पर भी अगर काम करेंगे, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत बनाना है और एक विकसित भारत बनाना है, तो उसमें सभी लोगों को जुड़ना होगा। सरकार, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन, जनता, बिल्डर्स, सभी विधा में काम करने वाले लोग, सबको एकजुट होकर के अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर उसमें कहीं जरूरत पड़ती होगी तो हमारा विभाग मदद करता है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, ये दूसरे टर्म की सरकार है, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उतना काम किया है अभी कि अभी उसको और ज्यादा करने की जरूरत है? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब आए तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम थी कानून व्यवस्था की, जिससे इन्वेस्टर्स इस बात से परेशान थे कि वहां जाएंगे तो गुंडागर्दी ना हो, हमारी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, हमारा उद्योग चलेगा कि नहीं चलेगा, हम कुछ करें तो होगा कि नहीं होगा। तो कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और उसके बाद इन्वेस्टर समिट की यहाँ पर। उन इन्वेस्टर समिट के जरिए यहाँ तमाम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट भी किया, लोगों को रोजगार भी मिला, और आज लोगों के दिल में ये बात बैठी हुई है कि हम उत्तर प्रदेश में कोई काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी के तहत एक जिला एक उत्पाद, तो हर जिले में एक उत्पाद से शुरुआत की, लेकिन ये धीरे धीरे गांव तक जाएगा। और मैं समझ रहा हूं एक जिला एक उत्पाद, फिर एक तहसील एक उत्पाद, फिर एक ब्लॉक एक उत्पाद, और धीरे धीरे एक गांव एक उत्पाद, इस तरीके से नीचे तक जाएगा। और उत्तर प्रदेश पूरा जो है एक इंडस्ट्री का हब बनेगा, कुटीर उद्योग का, जो पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया में एक अपना अलग तरीके की दिशा देने का काम करेगा। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, और तहसील तक जाकर हम इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि उसके लिए निर्बाध बिजली आनी चाहिए। आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में और काम करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, अगर इतनी बड़ी योजना है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की? देखिए, पहले हम लोग विधायक भी थे और सांसद भी थे। 2017 के पहले की बात कर रहा हूं। तो मेरे सिधौली में एक सेगमेंट है, वो कह रहे थे कि मेरा जो सिधौली विधानसभा है आप लखनऊ में जुड़वा लीजिए। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने नहीं, यहाँ बिजली नहीं आती। ये 17 से पहले की बात है? 17 के पहले की बात। मैंने कहा चिंता न करो, मगर उसके पहले मोदी जी ने सौभाग्य योजना लागू की, शुरुआत की, और उस सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश के जितने गांव थे सब में फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया।
और ये तय किया कि तहसील पे 20 घंटे, ग्रामीण में 18 घंटे और शहर में 24 घंटे ये बिजली का वो किया। तो आज पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंच गई, कनेक्शन लोगों के पास मुफ्त में लग गया, वरना पहले पैसा देकर के भी बहुत मुश्किल में मिलता था। तो कनेक्शन पहुंच गए। बिजली की समस्या थोड़ी बहुत कोरोना के पीरियड की वजह से जो रहा, ये संकट का समय रहा। तो हमारी सरकार और आप सब लोग, मीडिया के लोग, सभी लोग कोरोना से जूझते रहे और एक पूरी मानवता दिखाने का काम किया। पहले था लोगों की जान बचाना, उसके बाद आगे का काम करना। तो आप सब लोगों का रोल इसमें, मीडिया का रोल, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, पुलिस के लोगों का, जनता का, सेना का, सभी का बड़ा रोल रहा इस देश को कोरोना से एक बहुत बड़े नुकसान से होने से बचाने के लिए। तो उसी तरीके से जो बिजली का निर्बाध होना शुरू होना चाहिए था, तो थोड़ा सा बाधित हुआ है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तरीके से बिजली निर्बाध रूप से मिलेगी और लोगों तक पहुंचेगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब एक पॉलिटिकल सवाल, मायावती इधर ट्वीट करती हैं कि यहाँ पे दलितों के लिए उत्थान की कोई बात नहीं करता है। दलितों के लिए सिर्फ उन्होंने किया, जब उनकी सरकार थी तब दलितों ने उत्थान किया, उसके बाद उत्थान ही नहीं किया। और इधर समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो वो भी कहते हैं हमारी सरकार में दलितों के लिए काम हुआ है। बहन जी का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं। और पहली बात तो दलित शब्द यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का अगर सम्मान रखना है तो दलित शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। भारत के संविधान तो में हर ट्वीट पे करती हैं। दूसरा बात ये कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लाई सरकार हो, डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पे कोई काम नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन है जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना, मगर उन्होंने जातिवादी संगठन चलाए। खुद उन्होंने 9 अगस्त 2008 को लखनऊ में एक मुख्यमंत्री रहते हुए मीटिंग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं पार्टी की अध्यक्ष, मैं जब नहीं रहूंगी तो एक वसीयत कर रही हूं, मुझसे 18 साल कम उम्र का मेरे समाज का आदमी वो इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, बाकी उन्हीं के समाज का कोई दूसरा नहीं बनेगा। तो जब इतना बड़ा पार्टी को प्रॉपर्टी बना के चलोगी तो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को कहां पूरा किया, लोगों के लिए काम कहां किया? उसी का नतीजा आज एक सीट जीत करके आएगी। जो लोग अंबेडकरवादी हैं, जो बम सेप चलाते हैं, जो बाबा साहब के मिशन को चलाते हैं, आज वो धीरे धीरे अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। क्यों? क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबको आवास, तो आवास सबसे ज्यादा किसको मिले? नंबर 1 पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, SC/ST के लोगों को, बैकवर्ड के गरीब तबके को, अपर कास्ट के गरीब तबके को। बिजली उन्हीं के यहाँ नहीं थी, गैस सिलेंडर चूल्हे उन्हीं को सबसे ज्यादा मिले, किसान निधि सम्मान उन्हीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल रही है। ये डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा हो रहा है, तो उन्हीं के लिए काम हो रहा है। और यही कारण है कि आज वो जो है बीजेपी के साथ खड़े हैं, कमल का बटन दबाते हैं, उनका साथ छोड़ देने का काम किया। अगर समाजवादी पार्टी को ले लें तो कहा अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, ये मिशन था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का। केवल 18,000 आवास पिछली 2012 से 17 तक केवल 18,000 आवास पूरे प्रदेश में पास किए गए। लेकिन कब्रिस्तान जहां मुर्दे दफनाए जाते वो 1 लाख से ज्यादा बनाए गए। एक कब्रिस्तान के एवरेज में ले लें तो 4 आवास बन जाते। अगर किसी को खुश करना था, हम कह रहे 4 लाख आवास बनते, जिनको खुश करना चाहते थे उन्हीं को 4 लाख आवास दे देते। हर कब्रिस्तान में एक हैंडपाइप लगाया तो 1 लाख लोगों को हैंडपाइप मिल जाता। तो आप किन लोगों, जिंदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि मुर्दा लोगों के लिए काम कर रहे हैं? चेहरे पे मुस्कान किसके ला रहे थे, मुर्दों के या आदमियों के? ये सवाल है। तो जो जिसके मिशन को लेके चल रहे हैं उन्हीं को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो आप केवल कमेंट करना है, टॉन्टबाजी करना है, उल्टे सीधे कमेंट करना, आरोप लगाना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर अंबेडकर का भी मिशन पूरा कर रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का भी मिशन पूरा कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन अंतिम व्यक्ति का उदय, उस पर भी काम करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सब लोग कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो 2024 की जो चुनाव होने वाले हैं
उत्तर प्रदेश में आप कितनी तैयारी देखते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं। वैसे तो आपको देश के कई और स्टेट का भी दौरा करना पड़ता है। अब चुनाव के सिलसिले में गुजरात भी थे आप, पिछले दिनों मेरी बात हुई थी। उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारी देखते हैं? आप लोग तैयार हैं पूरी तरह 2024 के लिए? देखिए, हमारी पार्टी सेवा ही संगठन के तहत लगातार काम करती है। हर समय कुछ ना कुछ काम जो है। विपक्ष तो ये भी कहता है कि आप लोग हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। सही कहता है, उनको भी रहना चाहिए। हम लोग हर समय पार्टी काम देती है कि जनता के बीच में जाओ, लाभार्थियों के बीच में जाओ, किनको ये मिला, किनको ये लाभ मिला कि नहीं मिला, कितने लोगों को मिला, उनकी सूची बनाओ, उनसे बात करो, इस लाभ के मिलने से आपको क्या फायदा हुआ, आपको क्या खुशी हुई। तो सबसे बातचीत करना, ड्यूटी लगाना, काम करना, लोगों के बीच में जाना, लगातार पार्टी काम करती। इसीलिए किसी भी समय चुनाव हो जाए उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। और इस बार भी जो है 75 से ज्यादा सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में जीत करके आएंगे। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की 6 महीने की सरकार को आपको कितने नंबर देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है, उनके नेतृत्व में सब तरीके से अधिकारियों के साथ बैठक करना। सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी मिनिस्टर हैं उनका सबका जो है प्रेजेंटेशन लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या हुआ, क्या क्या काम आपने किया, उसका प्रेजेंटेशन करो। तो ये जो हर महीने और 2 महीने में लेने का काम करते हैं, एक बड़ा काम है। इसके पहले ये कभी नहीं होता था। मंत्रियों से प्रेजेंटेशन लेना, आपके उनके डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी करना, कहाँ क्या कमी रह गई, छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। तो मैं समझ रहा हूँ वर्तमान समय में जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, मैं पूरे में 10 में 10 नंबर देता हूँ। 10 में 10 नंबर देते हैं। आप हमारे साथ आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ गणमान्य लोग हैं जिनका सम्मान है, तो मैं चाहूंगा कि आप 5 मिनट का समय निकालें और उनको सम्मानित। ओके, शुक्रिया सर। लेकिन इस सेशन को खत्म करें उससे पहले हमारे बीच में एक खास मेहमान हैं जिन्हें हम सबसे पहले आपसे सम्मानित करवाना चाहते हैं। मैं चाहती हूं मंच पर विनोद गुप्ता जी आ जाएं। ऑनर है नटराज प्रोडक्शंस के, जिन्हें आज उनके क्षेत्र में किए गए काम के लिए सम्मानित किया जाता है। तो अपने क्षेत्र में लगातार निरंतर कार्यरत रहे, समाज में रहकर समाज की बातों को सामने रखते रहे हैं। और आज माननीय हमारे जो मेहमान हैं सांसद जी, आज उनके हाथों द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सांसद कौशल किशोर जी ने अपने क्षेत्र के लिए विकास जिस तरीके से किया है अभी तक, उसको लेकर तमाम बातों का जिक्र किया इस मंच पर। और इसी के साथ इस बात के विजन को भी स्पष्ट किया है कि सरकार अगले 5 साल जो अब आएंगे सरकार की, क्योंकि उम्मीद है कि 24 का भी चुनाव बीजेपी जीतेगी।